नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में महत्वपूर्ण कथन और तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं आज के कथन पे। क्या है आज का कथन? कथन है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के लिए जगह जगह उनका सबूत देना पड़ता था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। कौन थे? इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। और उसके बाद जो भी हमारी इस परंपरा में सारे कवि जो थे वो मुसलमान थे, सिर्फ एक हिंदू मिला। वो कौन था? इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो सिर्फ थे सूरदास। कौन थे? सूरदास। फिर उसके बाद जब वल्लभाचार्य जी आए, उनके लिए इन्होंने क्या कहा कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। क्या किया? सरस और प्रफुल्लित किया। ये बात किसके बारे में कही गई? ये वल्लभाचार्य के बारे में कही गई। फिर आगे कहा गया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों में। किसमें? नवीन प्रसंगों में। फिर इन्होंने कहा रसखान के लिए क्या कहा कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रसखान विट्ठल नाथ जी के। और के किस भक्ति के थे? कृष्ण भक्ति के थे। उसके बाद कृष्ण भक्तियों के लिए इन्होंने क्या कहा है? कृष्ण भक्तों के लिए इन्होंने कहा है कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बहुत उपकार रहा है। जो भी हमारा हिंदी का साहित्य था उस पर बहुत उपकार रहा है। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? केशव जी को। फिर उसके बाद रामचरित मानस को लोगों के हृदय का हार कहा। ये बात भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। किसने कही? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी और उनकी सर्वम पूर्णता भी थी। क्या थी? उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। किसके रूप में? जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी उसमें कवि के रूप में उन्होंने भाग नहीं लिया, उन्होंने उपदेशक के रूप में भी बात की है। उसके बाद इन्होंने कहा शुक्ल जी ने कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन है जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सामने सबके सामने पढ़ा जा सकता है। ये बात गोस्वामी जी ने कही थी। किसने कही थी? तुलसीदास जी ने। आगे चलते हैं। आगे है कि हम निसंकोच हो कह सकते हैं कि यह एक कवि किसी हिंदी का पौंड साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये बात किसने कही? ये बात आचार्य शुक्ल जी ने कही। किसके लिए कही? तुलसीदास जी के लिए कही। उसके बाद इन्होंने कहा तुलसी के लिए कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उसका महत्व बढ़ गया कि भक्ति शिरोमणि सूर ने इसमें सद्गुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। किस प्रकार नहीं किया? तर्क पद्धति पर इन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। कौन से पद मिलते हैं? दृष्टिकूट वाले पद। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये किसने कहा? ये बात विद्यापति जी ने कही। उसके बाद जायसी का जो बिरहा वर्णन है वो हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय क्या है? एक अद्वितीय वस्तु है। क्या है? एक अद्वितीय वस्तु है। ये जायसी जी की ग्रंथावली के लिए कहा गया। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रबंध क्षेत्र में तुलसी का सर्वोच्च आसान। उसका कारण यह है कि वीरता प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया। किसको लिया? संपूर्ण जीवन को लिया। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है, पर प्रेम भाव वंदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। ये बात भी किसके लिए कही गई? जायसी की ग्रंथावली के लिए कही गई।
शुक्ल जी ने कही। उसके बाद इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के लिए फिर से क्या कहा कि हाँ, सील और सील का स्नेह और स्नेह का तथ्य तथा नीति का मिलन, इस मिलन के संगठित उत्कर्ष का ही दिव्य प्रभा दिखाने योग्य है। क्या है? दिखाने योग्य है या झांकी अपूर्व है। ये बात शुक्ल जी ने कही। किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए कही। इन्होंने भ्रमर गीत के लिए कहा। क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा कि तुलसी और जायसी के समकक्ष जो सूरदास को माना है, यदि हम मनुष्यों के जीवन में संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि जो है परिमित दिखाई पड़ती है। किस तरह की दिखाई पड़ती है? परिमित दिखाई पड़ती है। पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्र और श्रृंगार और वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का भी विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। किस प्रकार का विस्तार पाते हैं? उनकी पहुंच का। उन क्षेत्रों में इतना ही अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं रहा है। ये बात शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के बारे में कही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखेंगे गद्य संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कथन है। गद्य के बारे में हम लोग परिचर्चा देखते हैं कि गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना है। क्या है? सबसे प्रधान घटना है। ये बात किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है। यह संवत 1860 से 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन हुआ, पर उसके साहित्य के खंड परंपरा उस समय से नहीं चली थी। क्या थी? कि साहित्य का जो खंडन हुआ है उसकी परंपरा नहीं थी। साहित्य के योग से स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखा गया कोई पुस्तक जो संवत 1941 के पूर्व नहीं मिलती है। यह संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। क्या मिलता है? कि प्रायः शून्य ही मिलता है गद्य में। आगे देखते हैं। आगे है कि गद्य की एक साथ परंपरा चलने वाले 4 लेखक में आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदाशिवलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। किसकी भाषा में मिलता है? मुंशी सदाशिवलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। बिहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो मुंशी सदाशिवलाल और साधु भाषा अधिक महत्व रहा है। किस भाषा का अधिक महत्व रहा है? साधु भाषा का अधिक महत्व रहा है। मुंशी सुखदास ने लेखनी में भी चारों से पहले उठाई थी। किसने ये लेखनी पहले उठाई थी? मुंशी सदाशिवलाल ने लिखना चारों लोगों से पहले प्रारंभ किया था। गद्य का प्रवर्तन करने वाले में इसका विशेष स्थान समझना चाहिए। किसका स्थान विशेष? मुंशी सदाशिवलाल का विशेष स्थान समझना चाहिए। आगे देखते हैं कि राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय यहाँ तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। किस प्रकार का झगड़ा चलता रहा? हिंदी और उर्दू का झगड़ा चलता रहा भारतेंदु के समय तक। फिर गारसा दत्तासी आए। उसके बाद पेरिस में हिंदुस्तान या उर्दू के अध्यापक भी रहे। ये फ्रांस में बैठे बैठे योग दिया। इन्होंने भी फ्रांस में बैठे बैठे योग दिया। आगे देखते हैं। गारसा दत्तासी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1909 ईस्वी के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा। किसका आवश्यक समझा? हिंदी और उर्दू का। यह कहना, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी की विभाषा बोया बोली कहना उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि दोनों को ही समान रखना चाहिए, किसी को हम ज़्यादा या कम नहीं कह सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि गारसा दत्तासी ने कहा कि महजबी कट्टरपन की प्रेरणा से सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके उर्दू का पक्ष ग्रहण करते हैं। इन्होंने अहमद जी की तारीफ की और इन्होंने उर्दू को ग्रहण कर लिया। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई। इस वक्त क्या थी? कि एक जो हिंदी की जो हैसियत थी, हिंदी की जो भाषा थी, जो उसकी जो हैसियत थी, वो किस समान रह गई? वो सिर्फ बोलने के समान रह गई।
बोलने के समान रह गई, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। किस प्रकार से? जो अलग अलग गांव में और अलग अलग तरीके से और अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। उन्होंने भारतेंदु जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चाणक्यता और मधुर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग का ला खड़ा किया। यह वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। किसके प्रवर्तक माने गए? हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदा सुखलाल थे। मुंशी सदा सुखलाल जो थे वो भाषा साधु होते हुए भी पंडिताई के लिए थी। काय के लिए थी? पंडिताई के लिए थी। फिर उसके बाद लल्लू लाल जी आए। उन्होंने ब्रज भाषा और सदलमिश में पूर्वीपन था। उनकी भाषा में क्या था? ब्रज भाषा और पूर्वीपन था उनकी भाषा में। उसके बाद राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित था, क्योंकि वाक्य विन्यास तक में घुसा ही नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह, फिर उसके बाद में राजा लक्ष्मण सिंह हुए। उन्होंने भाषा विशुद्ध और मधुर अवश्य में भी आगरा की बोलचाल की पुष्ट उसमें कम ना था। क्या था? कम ना हुई। फिर भाषा का निखार हुआ। किसका निखार हुआ? भाषा का। यह सामान्य रूप से भारतेंद्र की कला के साथ प्रकट हुआ। किसके साथ प्रकट हुआ? भारतेंद्र जी की कला के साथ। फिर उसके बाद भारतेंद्र थे, उन्होंने पद्य की ब्रज भाषा का बहुत संस्कार किया। क्या किया? बहुत संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य में जोड़ा। फिर उसके बाद बहुत चलतापन जो सफाई लाए। उन्होंने ब्रज भाषा के जो भी पुराने पड़े हुए शब्द थे उनको हटाया, काव्य में जोड़ा। उसके बाद उसकी बहुत सफाई से एक एक वर्ड को निकालकर उन्होंने विस्तार शुरू किया। इससे भी बड़ा काम उन्होंने किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। क्या? एक नया मार्ग दिखाया, और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में लाना चाहते थे। वो किस प्रकार से लाना चाहते थे? शिक्षित जनता के सहचर्य में, उनके रोज की बोलचाल में लाना चाहते थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जो जनता थी उसका क्या हाल हुआ? उसको गद्य के लिए खड़ी बोली प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया। क्या मिल गया? खड़ी बोली के लिए भी प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया। फिर उसके बाद भाषा के स्वरूप का प्रश्न नहीं आया। क्या नहीं आया? भाषा के स्वरूप का प्रश्न। फिर उन्होंने प्रस्ताव काल समाप्ति हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर रह गया। फिर क्या हुआ? भाषा का जो स्वरूप था वो स्थिर हुआ। फिर भारतेंदु जी ने क्या किया कि हमें दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावभेष की शैली, दूसरी जो है तथ्य निरूपण की। फिर उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हुए। प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो प्राकृत या विनोदशील थे। किस प्रकार के थे? प्राकृत या विनोदशील थे। उनकी भाषा बहुत स्वच्छ गति से, बोलचाल की चपलता से और भाव गरिमा के लिए चलती रही। उन्होंने हास्य विनोद की उमंग में कभी कभी मर्यादा का भी अतिक्रमण किया। किसका अतिक्रमण किया? मर्यादा का। करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती थी। किस प्रकार की? उनकी जो भाषा थी, उन्होंने जो भी नाटक, उपन्यास, कविताएं लिखी उसमें मुहावरे और कविताओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में। आगे देखते हैं, उसके बाद कौन हुए? उसके बाद हुए प्रेमघन। प्रेमघन ने लेखकों के गद्य काव्य को पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियां से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे। इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। किस प्रकार की? इतने लंबे थे, उनको सॉल्व करना बहुत ही कठिन था। फिर उसके बाद पद विन्यास में कहा जाता है कि कहीं कहीं वाक्यों के बीच में विराम स्थल पर भी अनुप्रास देखे। किसने? ईसा अल्लाह और लल्लू लाल का स्मरण होता था। किस प्रकार का स्मरण होता था? ईसा अल्लाह और लल्लू लाल का स्मरण होता था। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता था। अगर इस दृष्टि से हम लोग देखते थे तो मैं पुरानी परंपरा का ही प्रेमघन के विचारों में ही दिखाई पड़ता था। उसके बाद
बालकृष्ण भट्ट की भाषा जो थी वो अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने के काम में लाई जाती थी, कि जैसी खरी खरी सुनाई जाने के काम में लाई जाती थी। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती थी, कई लेख ऐसे थे उनके जिनमें उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती थी, जिससे मनोरंजक थे। उनकी चटपटी और तीखी चमत्कारी रूप से जो लेखक थी, उस तरह की इनकी भाषा रहती थी। उसके बाद जो थे कौन हुए, ठाकुर जगमोहन की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? बद्री नारायण चौधरी की। उनकी भाषा में जीवन की मधुर, भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यार शब्दों का चयन अलग अलग विशेषताओं में रहता था। किस में रहता था? अलग अलग विशेषताओं में। आगे देखते हैं। आगे है उपन्यास संबंधी, किसके कौन से उपन्यास रहे, किसने क्या कहा, हम लोग देखते हैं। एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि इसमें क्या है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकाला था। कौन सा निकाला था? परीक्षा गुरु। ये किसका था? लाला श्रीनिवास दास का था। उसके पीछे राधाकृष्ण ने निराश्रय, हिंदू बालकृष्ण भट्ट ने न्यूटन, ब्रह्मचारी तथा जो अनजान एक सुजान, जो भी था अनजान और एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। फिर उसके बाद हरिश्चंद्र जी ने बंग भाषा में एक उपन्यास लिखा और उपन्यास के बाद अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा ना कर सके वो, फिर उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह ने बाघ विजेता की और दुर्गेशदर्शनी का अनुवाद किया। उसके बाद संस्कृत की कादम्बनी भी की, कथा भी उन्होंने बांग्ला के आधार पर की। किसके आधार पर की? बांग्ला के आधार पर की। आगे देखते हैं। आगे है राधाकृष्ण जी। राधाकृष्ण जी क्या है कि कार्तिक प्रसाद जो थे, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा आदि ने बांग्ला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चली। कहाँ तक चली? बहुत काफ़ी दिनों तक चली। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहले मौलिक उपन्यास लेख उनके उपन्यासों को सर्वधारण में धूम रही काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री भी थे। उसके आगे है कि इनके जो उपन्यास थे वो लक्ष्य केवल घटना वैचित्र पर रहते थे। किस पर रहते थे? घटना वैचित्र पर। रस संचार, भावभूत या चरित्र चित्रण नहीं थे। ये सब चीज़ें उनमें नहीं थी। ये वास्तव में घटना प्रधान कथनांक था या किस्से जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों को चित्रण का कोई प्रत्यय नहीं था। इसीलिए ये साहित्य की कोटि में नहीं आते थे। किस में नहीं आते थे? साहित्य की कोटि में नहीं आते थे। कौन? देवकी नंदन खत्री जी। आगे देखते हैं। आगे कि देवकी नंदन खत्री ने राजा शिव प्रसाद क्या कहे कि राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आमफा भाषा का बिल्कुल अनुसरण नहीं किया जो एकदम से उर्दू की ओर झुकी थी। उसके बाद इन्होंने ठीक नहीं की। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी हिंदी लिखी। क्या लिखा? फिर उन्हें ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्हें साहित्यिक ना लिखकर हिंदुस्तानी हिंदी लिखी। फिर उसके बाद उपन्यासों का ढेर लग गया। फिर दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती थी। किस में आती थी? साहित्य कोटि में। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मात्रिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहा गया। किसको कहा गया? पंडित किशोरीलाल को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि किशोरीलाल जो थे उन्होंने बहुत उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। फिर उसके बाद उन्होंने उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी और चटकीले भी थे। उसके बाद एक बात और
खटकती है, पर वह यह है कि उनकी भाषा जो थी वो भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे किशोरी लाल गोस्वामी को उर्दू लिखने का शौक हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद किशोरी लाल जो थे उनकी एक बात और खटकती थी। वो बात कौन सी थी? वह यह थी कि वह उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिनों पीछे किशोरी लाल गोस्वामी को उर्दू लिखने का बहुत शौक था। क्या लिखने का शौक था? उर्दू लिखने का शौक था। उन्होंने उर्दू ऐसी वैसी नहीं लिखते थे, वो उर्दू ये मुझी मल्हा ये सब नहीं लिखते। उन्होंने इस शौक को कुछ आगे पीछे इन्होंने राजा शिव प्रसाद जो थे उनका जीवन चरित्र लिखा, जो उर्दू में लिखा। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में जो है उनका प्रकाशित हुआ। फिर उर्दू जवान और शेर शकुन की बेढंगी नकल से उन्होंने बहुत उपन्यास का साहित्यकार गौरव घटाया। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध कवि गद्य लेखक हरिऔध जी को 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखा। ये औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि उनकी सबसे पहले जो लिखी पुस्तक थी वो क्या थी? बेनिस का बांका। क्या था? बेनिस का बांका। जो जैसे भाषा का संस्कारता सीमा पर पहुंचती जाती है, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई पड़ती थी। ये संबंध किसके संबंध में? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचनाओं के संबंध में था। कि लज्जाराम जो थे, आगे देखते हैं कि लज्जाराम मेहता अखबार बेनिस के बीच बीच में पुरानी हिंदी मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखे। पर ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्याय जी ने भी कवि और मेहता जी पुराने अखबार बीनस लिखे। उसके आगे है कि काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिसमें भावों और मनोविकारों की प्रगल और विंगता व्यंजना का भाव प्रदान किया। इसमें देखा है कि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं कि बाबू रामकुमार वर्मा। बाबू जो रामकुमार वर्मा थे, इनका क्या है कि चित्तौड़ के चतकी 1952 का बंग भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। किसमें किया? बंग भाषा में। चित्तौड़ चतकी चित्तौड़ के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इनका इतना विरोध हुआ कि सब कापियां गंगा में फेंक दी गई। इनकी जो भी कापियां थी सारी की सारी फेंक दी गई। फिर उसके बाद बाबू गोपाल राय हुए। उन्होंने क्या? उन्होंने बंग भाषा में गृहस्थ उपन्यासों को अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। भाषा की चटपटी और वक्रतापूर्ण ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों एवं मुहावरों का बेधड़क प्रयोग किया। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक था और बहुत ही अच्छा लगा। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम उपन्यास के बारे में देखते हुए कहानी पर आते हैं। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। इसके बाद सबसे पहली जो कहानी थी वो किसकी थी? इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है, यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। किसकी कहानी है? हिंदी की मौलिक कहानी है। कौन सी कहानी है? इंदुमती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। फिर उसके बाद बंग भाषा जो थी उसका अनुवाद करने वाले इंडियन प्रेस के मैनेजर गिरजा कुमार घोष हिंदी कहानियों में अपना नाम पार्वती नंदन देते थे। कौन सा नाम देते थे? पार्वती नंदन देते थे। उसके बाद सरस्वती पत्रिका या कुछ मौलिक कहानियाँ थीं। कौन कौन सी थी? इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी गुलबहार, किशोरी लाल प्लेग की चुड़ैल, मास्टर जी की थी 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की थी 1903 में, पंडित और पंडिताइन ये 1903, गिरजा दत्त वाजपेयी जी की थी। दुलाई वाली जो थी ये किसकी थी? 1904 में बंग महिला की कहानी थी। किसकी कहानी थी? बंग महिला की कहानी। आगे देखते हैं। ये दुलाई वाली जो है बहुत पूछा जाता है, तो ये बंग महिला जी की थी। आगे देखते हैं। आगे है कि सूर्यपुरा के राजा राधिका
रमण प्रसाद जी हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा के शक्तियों को अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक थे। कौन थे? पुराने लेखक थे। इनके बारे में कहा है गुलेरी जी ने। गुलेरी जी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने गुलेरी जी के बारे में कहा है कि इनकी जो अद्वितीय कहानी थी, उसने कहा इनकी जो सबसे बेहतरीन कहानी थी वो उसने कहा कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुचारू की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्थान, अत्यंत निपुणता के साथ संपूर्णता और प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झलक रहा था। कहीं भी प्रेम की निर्जलता, प्रेगात्मक की वेदना नहीं की गई थी। इनकी घटनाएं ही बोल रही थी, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं थी। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सदैव ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं, थोड़ी बातचीत लाकर क्षिप्र गति से किसी भी एक कभी गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिभाषित नहीं होने वाली थी। या उसने कहा गुलेरी जी की है कि निंदिया लागी और पेंसिल स्केच, ये बात है भगवती जी ने कही थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि घटना और संवाद दोनों में गुणों की व्यंजना और रमणीयता का जो कल्पना का सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन रहा है। ये किसका था? ये रायकृष्ण और प्रसाद जी की कहानियों का था। किसी तत्व का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी पांडे बेचन शर्मा की थी। कौन सी कहानी थी? उग्र का भुगना। फिर उसके बाद प्रेमचंद्र जी की जो कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी, उनमें भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कारों का स्वरूप सामने रखने वाली कहानियों के बारे में इन्होंने कहा। उसके बाद जो आगे चलते हैं कि राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित नवयुवकों में स्वदेश प्रेम, साहस, जीवन उत्सर्ग का चित्र खड़ा रखने वाली उसकी माँ, ये कहानी किसकी है? उसकी माँ ये पांडे बेचन शर्मा की है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा की है। उसके बाद देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानी यथा निंदिया लागी, ये भी किसका है? ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है। किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है। और अपना अपना भाग्य, ये कहानी जैनेन्द्र जी की है। किसकी है? जैनेन्द्र जी की है। उसके बाद चंबेली की काली, ये श्रीमंत जी की है। बाहुबली, ये जैनेन्द्र की है। फिर उन्होंने समाज का पाखंड, पापचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियाँ लिखी, जैसे उग्र की कहानियाँ। इसमें समाज की पाखंडपूर्ण और जो भी जिस प्रकार की स्थिति थी वो सामने आने लगी। फिर उसके बाद उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षण विचित्र के साथ चलती थी। इस ढंग से उन्होंने उपन्यास और चांदनी ऐसे कहानियों में मिल सकता थे। आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं नाटक जो है वो क्या है? नाटक के बारे में हमें लोग एक बार नज़र डालते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों में हुआ है। भारतेंदु से पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रजभाषा में लिखे थे, उन्हें महाराज विश्वनाथ जी ने लिखा था। किसने लिखा था? महाराज विश्वनाथ जी ने। और आनंद रघुनंदन थे, वो नाटक को छोड़कर किसी और नाटकत्व में ना था। उसके बाद भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उनके उद्योग के अभिनय का प्रबंध करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। उसके बाद शीतला प्रसाद जो हैं, इन्होंने नाटक के लिए क्या कहा है कि इन्होंने कहा जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदु ने पार्ट किया था। यह अभिनय देखने के लिए काशी नरेश, महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इनका विवरण 9 मई 1868 के इंडियन मेले में प्रकाशित हुआ। किस में प्रकाशित हुआ? इंडियन। उसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रताप नारायण मिश्र का
अपने पिता के अभिनेता अभिनय की मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। किसकी? अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। ये प्रताप नारायण की बात है। फिर इन्होंने कहा कि संवत 1925 में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बड़े सुडैल रूप का आभास दिया। किस रूप का? हिंदी गद्य के रूप का। फिर 1930 में भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका को हो गया। जिस गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इस चंद्रिका में प्रकट हुआ, जिस प्यारी हिंदी को देश में अपनी विभूति समझा, उसको जनता ने उत्कंठ ऊपर दौड़ाकर अपनाया है। इस प्रकार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना। उन्होंने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में नोट किया कि नई हिंदी की जो नई चाल थी वो 1973 से शुरू हुई। किससे शुरू हुई? 1973 से। उसके बाद इन्होंने क्या किया? भारतेंदु जी की जो भाषा थी वो हरिश्चंद्र हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? भारतेंदु शुक्ल के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। फिर उसके बाद 1930 में 1878 भारतेंदु ने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवति नामक का प्रकाशन किया। उसके बाद जिसमें धर्म उपासना का नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामंदियों और केवल अपनी मनोवृद्धि की फिक्र में रहने पर भी छोड़े नहीं थे वो। उन्हें उसके बाद गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान सर्वप्रथम नाटकों की ओर गया और अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 लिखे गए, जो महाराजा विश्वनाथ सिंह का था आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहूस नाटक था। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन की कला में भारतेंदु को आदर्श मानते थे, परंतु उनकी शैली में कुछ विभिन्नता नहीं थी। उसके बाद भारतेंदु सिद्धवाणी का अत्यंत सरल हृदय कवि था, जो नवीन और सुंदर दिखाई पड़ा। ये बात भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहते थे। उसके बाद अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवहारित होती थी। उसमें शब्दों के रूप में एक प्रणाली पर मिलते थे और वाक्य में सुबद्ध पाए जाते थे। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की जो बात थी, उन्होंने कहा कि मनमौजी थे। ये जो थे वो क्या थे? मनमौजी थे। आधुनिक सभ्यता शिष्टता की कम प्रवाह करते थे और कभी लावानी बाजाओं में जाकर शामिल हो जाते थे, तो कभी मेलों और तमाशों में भी शामिल हो जाते थे, कभी इक्के पर बैठते दिखाई देते थे। फिर उसके बाद सामान भट्ट जी थे, उनके स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे। उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहता था, मिश्र जी का। उसके बाद देश दशा, समाज सुधार, नगरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन इत्यादि सब विषयों पर प्रताप नारायण मिश्र की लेखनी चलती थी। आगे देखते हैं कि ठीक खड़ी बोली का आदर्श निर्वाह किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट ने कभी नहीं किया। ये फारसी के अल्फाज ही नहीं थे, बड़े बड़े फिकर और भट्ट भी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि भट्ट की शैली में एक निरालापन झलकता है। क्या झलकता है? ये बात शुक्ल जी ने कही है। किसके लिए? भट्ट जी के लिए, कि इनकी जो शैली थी उसमें निरालापन झलकता था। और प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ापन लिए रहता था। इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग
नहीं पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये देखते हैं कि प्रेमघन ने नाटक लिखे, उनको कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया वह नाटक विलक्षण था और पात्र इतने अधिक थे कि अभिनय दुराशय और भाषा भी रंग बिरंगी थी। कादम्बनी में समाचार का तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे थे। पीछे जो इनका साप्ताहिक मात्र नगरी और नीरद कला, उसके लिए शीर्षक भी वर्षा के खास रूप हुए, जैसे संप्रदाय, संपादकीय, सम्मति, हमीर, हास्य, हरितांकुर, निमय, निर्घोष इत्यादि। तो ये था आज का शस्त्र। समाप्त करते हैं आज की शस्त्र की परिचर्चा को। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।